नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बजट में यूपी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनको सीधे तौर पर यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर 1 साल तक चले आंदोलन की वजह से किसानों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया है। सीतारमण ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में किसानों के खाते में करीब 2.37 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में बीजेपी इन घोषणाओं को भुना पाती है या नहीं, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि ये बहुत देखिए महत्वपूर्ण बजट है, और इस वक्त पे महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे जगहों पर स्टेट वाइज हम देखें तो इलेक्शन होना है। खासतौर पर तारीखों का ऐलान यूपी में तो हो ही चुका है, तैयारियां जोरों शोरों से हैं, और बहुत सारे पूरे यदि यूपी में से कुछ जगहों की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ा तबका विशेष वर्ग से किसानों का भी आता है। और ये कहा गया इस बार जो चर्चाएं थी कि किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो निश्चित तौर पर ये जो बजट आया है किसानों को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हो सकता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी भुना पाए या जो नाराजगी है उसे दूर कर पाए। लेकिन क्या ये हो पाएगा, इसमें सफल हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट से कितना फायदा है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए कपिल मुनि यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर में। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या माना जाए, ओवरऑल हम बजट की बात करें, देखिए एक बात होती है कि आप बजट को अच्छा ही कहेंगे, लेकिन एक बात यह भी है कि सिर्फ एक आम व्यक्ति के नजरिए से और वाकई में जितने पॉइंट्स को रखा गया है, चाहे किसानों की बात की गई, अन्य चीजों की बात की गई हो, उससे एक्चुअल में कितना फायदा होगा, और जिन योजनाओं को या जिन राशियों को आगे देने की बात की गई है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। देखिए राखी जी, बजट से पहले सभी लोग कह रहे थे, जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि बजट जो है बहुत लोक लुभावन बजट हो सकता है और बजट में कुछ नहीं हो, जिससे विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा था। लेकिन बजट पेश होने के बाद में विपक्ष पूर्ण रूप से निरुत्तर हो गया है, और वो कहने के लिए सिर्फ कह रहा है कि बजट पे कुछ नहीं है, लेकिन अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है तो आपने लोक लुभावन बजट दिए हैं। एक तरफ कहते हैं बजट में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बजट लोक लुभावन है। जबकि जो सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो वास्तव में भविष्य को ध्यान में रख करके बजट को पेश किया गया है। और इसमें चाहे जो हमारे नौजवान भाई हैं, साथ ही हमारे उनको नौकरी देने की बात हो, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से 60 लाख लोगों को नौकरियां हों और डायरेक्ट 18 लाख नौकरियों की बात कही गई हो, या रोडों के डेवलपमेंट की हो, आपने अभी किसानों की चर्चा की। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं इस बजट में शामिल की गई हैं, और जो किसान सम्मान निधि थी वो लगातार जारी रहेगी, और लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में जाएगा, उसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। इसके लिए भी तमाम सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार ने तैयार की हैं, और इन सारी चीजों को बजट में रखा है। साथ ही साथ जो खास करके हमारा जो रक्षा बजट है और जो रक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको भी बहुत ध्यान में रखा गया है। और उसके अंतर्गत आप देखिए कि जो हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों को बढ़ा करके अभी तक जिस प्रकार से हम फॉरेन कंट्रीज पे निर्भर करते थे और उनको हटा करके कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम रखने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। तो कुल मिलाकर के चाहे रोडों का निर्माण हो या किसानों के लिए हो, उसमें सुविधाएं जो जोड़ी गई हैं, साथ ही साथ नौजवानों को नौकरी देने की भी उसमें बड़ी योजना बनाएगी। और शिक्षा को तो बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि आजकल डिजिटल माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे में 200 नए चैनलों को लॉन्च करने का जो प्लान है वो शिक्षा जगत के लिए बड़ा काम करेगा, और एक तरीके से मील का पत्थर वो साबित होगा। 200 नए चैनल के माध्यम से एक तरीके से यूनिवर्सिटीज का दर्जा जिस प्रकार से दिया जा रहा है उनको, कि जो हमारे छात्र हैं, नौजवान है, बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए 200 नए चैनल खुलेंगे। लगभग 18 से 24
चैनल इस समय काम कर रहे हैं, सरकारी चैनल, और उसमें 200 चैनल जब ऐड होंगे तो बिल्कुल शिक्षा संबंधी, क्योंकि लगातार कोरोना की महामारी और तमाम सारी चीजों की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसे में ई माध्यम से ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें टेक्निकल चीजों से लेकर के सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। जो 200 नए चैनल लॉन्च होंगे, तो चाहे नौकरियों को लेकर के हो या 25,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण हो, तो कुल मिलाकर के भारत देश को और आगे ले जाने के लिए, भारत देश के विकास के लिए, भारत देश को विश्व में सिरमौर के रूप में बैठाने के लिए ये एक भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा बजट साबित होगा। और वर्तमान की भी सारी चीजों को इसमें समायोजित किया गया, ध्यान में रखा गया है। और जो ड्रोन माध्यम है, ड्रोन माध्यम को और ज्यादा मजबूत किया गया है इस बजट के माध्यम से। और भी हमारे पास जो टेक्निक है उसको मजबूत किया गया है, उससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। रक्षा क्षेत्र के साथ साथ किसानों की जो मैपिंग होती है, उनकी भूमि की जो मैपिंग होती है, चाहे उनकी जो फसल खराब हो जाती है उस समय जो सवाल उठते हैं कि किसकी कितनी फसल हुई, कैसे मूल्यांकन किया, तो ये सारी चीजें हमारे पास डिजिटल माध्यम से भी रहेंगी। तो जो सवाल उठते हैं कि नहीं मौके पे लेखपाल ने जाकर के गलत रिपोर्ट लगा दी, या ऐसा नहीं था, या फर्जी रिपोर्ट लगा दी, या पैसा लेके रिपोर्ट लगा दी कि एक को पैसा मिल गया दूसरे को पैसा नहीं मिला, इस तरीके की जो समस्याएं हैं इससे भी निदान मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। कपिल मुनि यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं सपा से। कपिल जी, क्या लगता है कैसा है ये बजट, और किसानों के लिए जो चीजें दी गई हैं या जो चीजें रखी गई हैं, क्या वाकई ये माना जाए, क्योंकि चर्चाएं ऐसी ही हैं कि ये तमाम चीजें इसलिए की गई हैं ताकि एक नाराजगी को दूर किया जाए, तो क्या ऐसा हो पाएगा? कपिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, कपिल जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल जी, कैसा है ये बजट, और क्या माना जाए जितनी चीजें रखी गई हैं, और ये बात, मेरा सवाल सभी से रहेगा आज तो, कि किसानों के लिए जितनी चीजें कही गई हैं वाकई में उसे किया जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ वाकई में जो खबरें हैं कि नाराजगी दूर करने का प्रयास है? देखिए, इस बजट से इस बार ये साबित कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ये बजट गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मजलूमों का, मध्य वर्ग का बिल्कुल नहीं है। उनकी परवाह नहीं की गई है। यह बजट एक गीले पटाखे की तरह है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोक लुभावन बातें की जा रही हैं वो भी कोई बात नहीं है। लोक लुभावन जैसी भी कोई बात इसमें अगर होती तो हम समझते। मोदी जी को हीरा पसंद है, हीरे वाले उनके मित्र हैं, और उनके हीरे वाले मित्र बहुत सारे छोड़ करके देश भाग चुके हैं। तो हीरा सस्ता करने की बात उन्होंने केवल की है, जिससे मजदूरों का, जिससे किसानों का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। देखिए, एक चीज, सबसे बड़ी चीज मोदी जी की एक बड़ी खासियत है, वो मोदीनामिक्स पर चलते हैं, जिनमें इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं होता। जो टोकनिज्म है, कभी कभी कहते हैं कड़वी दवा दी जाएगी, कभी कहा जाएगा बूस्टर डोज दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया है। इन्होंने पूरी तरह से दिशाहीन और इस देश को और बर्बादी की ओर ले जाने वाला बजट दिया है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न रक्षा सेक्टर के लिए कुछ है, न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है। अगर कुछ हो तो आप खुद ही देख लीजिए, आप तो मीडिया से हैं और सारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं सब लोग जान रहे हैं। लोगों को ये उम्मीद थी कि महामारी का दंश झेला है यहाँ मध्य वर्ग ने और नौकरी पेशा लोगों ने, लेकिन उनको कहीं से कोई राहत नहीं दी गई है। लोगों ने सोचा था कि वेतन भोगियों के ऊपर कुछ असर होगा, उनकी कटौती, वेतन कटौती और महामारी का जो दंश झेला है कुछ दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। इस बजट ने मध्य वर्ग को समाप्त करने की दिशा में जो मोदी जी का प्रयास है, उस प्रयास में एक कदम और बढ़ाया है। मोदी जी और उनकी सरकार ये चाहती है कि देश में दो तरीके के लोग हों। एक बहुत अमीर हों, जिनके पास, वो 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास इस देश की 75% से ज्यादा संपत्तियां हैं। उन्हीं के लिए ये बजट, उनको ये अमीर करना चाहते हैं, और जो गरीब है उनको गरीब करना चाहते हैं। ये मध्य वर्ग को समाप्त करने वाला बजट है। वेतन भोगी और गरीब, वंचित वर्ग, युवा, किसान के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे हैं ड्रोन मैपिंग और ये वो, कुछ भी नहीं। एमएसपी तक नहीं बढ़ाया गया। मनरेगा का बजट जो पिछली बार था, मनरेगा का बजट उतना ही है। रक्षा क्षेत्र में इन्होंने एक पैसे की किसी से बढ़ोतरी नहीं की। कहीं भी
जो कमर तोड़ महंगाई है उस पर कोई कहीं से कोई लगाम की बात नहीं की गई है। लोग सोच रहे थे, जेटली जी का बजट का भाषण याद कीजिए, वो कहते थे आज से 10 साल पहले कहते थे कि 5 लाख से ज्यादा जो है टैक्स स्लैब में छूट होनी चाहिए। आज की डेट में सिर्फ 5 लाख तक है। उनके हिसाब से आज 8 लाख होना चाहिए। 8 लाख क्यों नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों का सहारा बनना चाहते हैं, तो जिस समय लोगों को सहारे की जरूरत है उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी सरकार, इनके मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे लोग क्यों ऐसा कदम ले जाते हैं जो हमेशा इस देश के खिलाफ हो, इस देश के नौजवानों के, बेरोजगारों के, मजदूरों के, किसानों के, महिलाओं के, छात्रों के खिलाफ हो? ऐसा काम क्यों करते हैं? लोगों ने वही काम किया है। और ये इसको देख लीजिए, ये बजट केवल और केवल अगर देखा जाए तो पेगासस स्कीम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें मध्य वर्ग के लिए कुछ नहीं है, वेतन भोगियों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, नौकरियों के लिए कोई बात नहीं की गई है, किसानों के लिए कोई बात नहीं की गई है। ये पूरी तरह से दिशाहीन बजट है और इस देश को बर्बादी के मुहाने पर ले जाने वाला बजट है। न तो इसमें जो घाटा है, राजकोषीय घाटा, उसको कम करने की बात कही की गई, और क्रिप्टो करेंसी की जो आमदनी की बात की गई वो कहाँ जाने वाली है। और इन्होंने जो बम्पर टैक्स की कमाई हुई है, जीएसटी वसूली हुई है, वो पैसा सारा आने के बाद जो उन्होंने वसूलियां की हैं टोल के माध्यम से और माध्यम से, बहुत वसूली कायदे से हुई है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय या इनकी आमदनी बढ़ी 5,000 करोड़ तक, वहीं तक रह गया कि देश को भी कुछ दिया गया है? बजट में देश को कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल ठगा गया। ये ठगने वाला बजट है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, 1 मिनट, उनका पक्ष आ जाए फिर मैं आती हूँ। सुशील जी, कैसा माने इस बजट को? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जितनी चीजें किसानों के लिए कही गई हैं, क्या वाकई में वो हो जाएंगी? वाकई में सोचा गया है, या जो खबरें हैं या जो बातें हैं या जो सोचने में आ रहा है कि इलेक्शन है, सिर्फ इसलिए किसानों को अभी एक लॉलीपॉप देना है या उनकी नाराजगी दूर करना है? क्या मानते हैं? राखी जी, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ और साथ में रहता हूँ। मैं बजट के बारे में मेरी कोई गहरी डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान जो है मेरे सामने, वो मैं बताता हूँ आपको। मुझे समझ नहीं आता है कि डिजिटल युग कर रहे हैं मोदी जी, इतने बड़े लोकप्रिय हमारे नेता इतना बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, तो अभी भी खीर काहे मीठी कर रहे हैं? जब हर बार बजट उनको कसैला ही देना है, बेस्वाद देना है, तो खीर का भी स्वाद बदलने की कोशिश की जानी चाहिए। जब डिजिटल युग का इतना ला रहे, डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, तो क्यों नहीं पीडीएफ में ही सबको बजट भेज देते? घंटों हाउस का समय क्यों खराब करते? फिर तो सब डिजिटल ही कर देना चाहिए। काहे ब्रीफ केस से निकाल के बजट पढ़ा जाता है? हमको एक बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही है कि अभी भी ये 2 करोड़ नौकरी कब कहे थे बजट पे, कब कहे थे? आज उससे घट के 60 लाख नौकरी पे आ गए हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1,40,000 करोड़ का 3 बार से जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, फिर व्यापारी क्यों नाराज है? हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि जिन्होंने कहा था हमारी सेवा भाव में कमी हुई है, किसान माफ कर दो और हम सब वापस लेते हैं, उस किसान के लिए इन्होंने बजट में एमएसपी का काहे प्रावधान नहीं किया? हमको समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने नरेगा का बजट जो है 98,000 करोड़ से घटा के 73,000 करोड़ क्यों कर दिया? हमको समझ नहीं आ रहा है। किसान की खाद पर उन्होंने 35,000 करोड़ कम करके 1,40,000 करोड़ से कम करके 1,05,000 करोड़ कर दिया। 35,000 करोड़ क्यों कम कर दिया? ऐसी एक बात थोड़ी है। इसमें इस बजट में आप बता दीजिए। देखिए, जीडीपी, जीएसटी, क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन, आम आदमी अब ये नहीं समझता इन सब भाषाओं को। उसको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा इस बजट में सरसों का तेल 190 रुपए से घट के 150-130 रुपए हो गया है। तब उसे लगेगा कि हाँ हमारा बजट कुछ हुआ, ये कोई बजट आया है। जब उसका पेट्रोल डीजल 100 रुपए से घट के, वो बंगाल हारने के बाद शायद कुछ कम हुआ था, तब बजट में जब लगेगा 60 रुपए डीजल हो गया, 70 रुपए पेट्रोल हो गया है, तब लगेगा कि हमारा जो है, हम हर चीज की तो टैक्स पे टैक्स डालते चले जा रहे हैं। आज भी जीएसटी के बाद पता नहीं कितने किस्म के टैक्स से आप देखिए, आप रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद भी आप वो देते हैं जो टोल टैक्स देते हैं। 25,000 किलोमीटर हाईवे, ओ माय गॉड, क्या 25-30 साल तक ये लोग रहेंगे क्या? मतलब कैसे, किस सोच से इस बजट को इन्होंने क्रियान्वित किया? हम इस किसी भी बजट में उद्योग के लिए क्या किया मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। अपने उद्योगपति मित्रों के लिए क्या किया मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 80 लाख पीएम आवास, हाउ कैन पॉसिबल इट?
डिजिटल आप वो बुलेट ट्रेन कब से चला रहे थे? आज 2014 से जरा जोड़ लीजिए कितने साल हो गए, और 400 वंदे भारत ट्रेनें। ये सब आप लिख तो रहे हो, लेकिन होगा कैसे? कैसे करेंगे आप बताइए? काला धन वाला कहाँ गया? 15 लाख वाला कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? इतना कलेक्शन के बाद आज इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप अपने लखनऊ की सड़कें, अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, 25,000 हाईवे बनवा रहे हैं। लखनऊ के गली कूचों के कस्बों के कम से कम वो खरंजी तो ठीक करवा दे, हाईवे तो बन ही रहे जब बनते रहेंगे। आप ग्रास लेवल पे देखिए, बजट का मतलब वो होना चाहिए जो एक आम आदमी के लिए, जो घर की गांव की जो गृहिणी है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या है इस बजट में ये बता दें हमारे माननीय प्रवक्ता जी। अच्छा, 80 लाख, लगभग 80 लाख शिक्षा के 1 करोड़ के आसपास, उसके लिए बजट में क्या है जरा बता दें। अच्छा, जीएसटी का इतना कलेक्शन वाली व्यापारी क्यों नाराज है? आज कितने हमारे पास वो आए हैं छापने के लिए व्यापारियों के, वो क्यों कह रहे कि बार बार की जीएसटी सरलीकरण करिए। बजट का मतलब देखिए, बजट आप लोग बहस तो हम लोग जो चाहे कर लें, बजट आम भाषा में आम आदमी के लिए आम सुलभ होना चाहिए। बजट का मतलब ये थोड़े कि जितने जीडीपी का फुल फॉर्म लोग नहीं बता पाएंगे, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है देश का 90% आदमी नहीं बता पाएगा, सिवाय सीए और जो अर्थशास्त्र से जुड़े लोग हैं उनको छोड़ के। डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी में अभी अंतर नहीं बताए। वर्चुअल करेंसी को बढ़ावा देंगे, डिजिटल को बढ़ा। अरे जो 1000 का नोट तो आप छाप नहीं पा रहे हैं, 1000 का नोट क्यों नहीं छाप पा रहे? इस बजट में बता देते कि हम इसलिए नहीं छाप पा रहे। कितना रुपया काला धन 2000 का बरामद हो रहा है, 2000 रुपया नहीं मिल रहा है। आप बजट में कौन सी चीजें और किस भाषा में लिख रहे हैं, वो भाषा आम आदमी को नहीं समझ में आती। जब एक शिक्षक को समझ में आएगा, एक पेंशनर को समझ में आएगा कि उसकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई, जब एक व्यापारी समझ में आएगा कि उसको जीएसटी में 25 कॉलम नहीं भरने हैं, जब एक उसको किसान मजदूर को समझ में आएगा कि हमारी यूरिया हमको समय पर मिल जाएगी बिना काला बाजारी के। इस टाइप की व्यवस्था, इस टाइप का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, हम आधुनिक कर देंगे। आज सरसों का तेल और गेहूं अरहरी इसमें कम कर देते, चलिए नमक, अब नमक का ही दाम कर देते, दिखा देते कि हमने आम आदमी के लिए किया है। ठीक है। अरे भाई, चुनाव तो आ जाए, चुनाव खत्म हो जाएंगे कल, 1 आध महीना अभी 10 वर्ष के बाद। लेकिन आप 25,000 करोड़ का तो आप वो किलोमीटर का तो आपने व्यवस्था कर ली, लेकिन ये 2 महीने बाद जो चुनाव कर 5 राज्यों खत्म हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का राज्य है, इसके लिए जो किसानों के लिए जो 700 किसान जो खड़े थे सड़क पे, जो पूरे साल भर रोते गाते रहे, उन किसानों के लिए तो कुछ ना कुछ साफ, देखिए व्यवस्था साफ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सुशील जी बीच में रोक रही हूँ। ठीक है, केसी जैन जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। उसके पहले मैं क्या कपिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं? कपिल जी, कपिल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझे। कपिल जी, आप काफी देर में कनेक्ट हुए हैं, हम क्लोजिंग की तरफ थे। खैर ठीक है, मैं जल्दी से केसी जैन जी का पक्ष आ जाए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा बजट पर। केसी जैन जी, थोड़ा जल्दी से, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात थोड़ा सा जल्दी से रखिएगा। बिल्कुल राखी जी, आदरणीय सुशील जी ने अपनी व्याख्या की, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया कि ये जन साधारण को समझ में आने वाला बजट नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 80 लाख लोगों को आवास मिलेंगे तो क्या ग्रामीण अंचल के लोग नहीं होंगे? क्या इसमें से किसान लोग नहीं होंगे? क्या इसमें शहरी लोगों को आवास मिलेंगे जिनकी 10 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं? जो बिल्डर्स है, क्या उनको इसमें आवास मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। इन गरीबों को ही ये आवास मिलेंगे, 80 लाख लोगों को जो आवास मिलेंगी। दूसरी तरफ जो नौकरियों की बात है, नौकरी कौन करना चाहेगा? नौकरी तो एक मध्यम वर्ग का, परिवार का ही व्यक्ति करना चाहेगा। अगर 18,000 डायरेक्ट नौकरियां और 60,000 स्टार्टअप के माध्यम से नौकरियां सरकार देने की बात कर रही है, तो ये एक बड़ा काम करिए, एक आम आदमी के समझ में आने वाली चीजें। साथ ही साथ अगर 25,000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, सड़कों के निर्माण की, देखिए जिस प्रकार से हमारे ये इकोनॉमी में भी पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में पोषण तक पहुंचने के लिए रक्त नलिकाओं की आवश्यकता है, वैसे ही देश के विकास के लिए रोडों की आवश्यकता है। तो बिना रोडों के डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये हर कोई जानता है। तो हमें लगता है आदरणीय सुशील जी भी अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं। तो अगर 25,000 किलोमीटर और सड़कें बनेंगी, आवागमन सुलभ होगा, और आवागमन सुलभ और सस्ता भी पड़ेगा तब, तो इन सारी चीजों को आम आदमी के समझ में आने वाली चीजें हैं। साथ ही साथ चाहे आवास को 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए व्यवस्था की गई है, जो उनके पास डायरेक्ट पहुंचेगा। तो ये सारी बातें किसानों के और आम आदमी के समझ में आने वाली है, ऐसी बात नहीं समझ। और दूसरी बात ये कि क्रिप्टो करेंसी की तो बात चलिए समझ में आती है कि हो सकता है आम आदमी ना समझे, लेकिन जो लोग इससे जुड़े वो समझ रहे हैं। दूसरी बात क्या है
कि जो करेंसी है आज हर कोई माध्यम से चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। अकाउंट में सीधे पैसा पहुंच रहा है, ये माध्यम से पहुंच रहा है। साथ ही साथ जगह जगह पे एटीएम है, एटीएम के माध्यम से आप 24 घंटे में कहीं पैसा निकाल सकते हैं। लोग एटीएम कार्ड यूज करने लगे हैं। आयुष कार्ड जो है, आयुष कार्ड के माध्यम से किसान ही पेमेंट करता है, जो गरीब वर्ग है वही जाकर के हॉस्पिटल पेमेंट करता है। 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी है। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आज कोई नहीं जानता है। आज डिजिटल माध्यम, एंड्रॉयड फोन के माध्यम, ये सारी चीजें आम आदमी तक सुलभ हो गई हैं। और 3G, 4G, 5G भी लोग समझते हैं, ऐसा नहीं समझ रहे, स्पीड भी समझ रहे, डाटा भी समझ रहे। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 200 नए चैनल खुल रहे हैं तो उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये किसानों और गरीबों के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये कह देना, बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना कि आम आदमी नहीं समझता, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आम आदमी ना समझे। आम आदमी का ही बजट है ये। दूसरी बात ये कि ये लोक लुभावन बजट बिल्कुल नहीं है। भविष्य में चीजों को ध्यान में रख करके बजट को तैयार किया गया है। देखिए, हम अगर टैक्स नहीं लेंगे, सारी चीजें फ्री करते जाएंगे, तो देंगे कहाँ से? किसानों को अगर 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है, कहाँ से देंगे? 3.25 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे भी दें, हम उनको राशन 80 करोड़ लोगों को हम राशन भी मुफ्त कराएं, सारी योजनाएं भी, हम चिकित्सा भी मुफ्त दें, हम सुलभ शौचालय भी उनको मुफ्त कराएं और टैक्स डालें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। ये तो व्यवस्था है कि जो लोग टैक्स देने में सक्षम है उनसे टैक्स ले करके उन गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, और यही सरकार कर रही है। तो ये कह देना कि आप टैक्स खत्म कर दीजिए, आप स्लैब भी बढ़ा दीजिए और सिर्फ करते रहिए, तो ये तो संभव नहीं है और ये देश के लिए भी संभव नहीं है। हमारे लिए हम चुनाव जीत सकते हैं, उसके माध्यम से हम बहुत अच्छा चुनाव जीत सकते हैं। 350 की बात करते हैं, 4.25 सीटें ला सकते हैं लोक लुभावन बजट से, लेकिन इससे देश का कल्याण नहीं होगा। देश का कल्याण होगा संतुलन बनाए रखने से, और संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश बजट में की गई है, भविष्य में ध्यान रख करके। ठीक है कपिल जी, कैसा बजट है? बहुत सारी चीजें किसानों के लिए की गई हैं, कितनी फायदेमंद है, कितना अच्छा माने और आपके नजरिए से क्या है? देखिए राखी जी, ये जो बजट आया है निश्चित तौर पे ये एक लोक लुभावन बजट है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष रख रहे हैं, देखिए सबसे अच्छी बात सुशील दुबे जी की लगी, उन्होंने बहुत अच्छी समीक्षा करी इस बजट की। मुझे नहीं लगता है कि ये बजट किसानों के हित में है। निश्चित तौर पे ये बजट उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। अगर किसानों के हित का यह बजट होता तो जब किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की सड़कों पे 13 महीने जाड़ा गर्मी बरसात में सहता रहा, सरकार से गुहार लगाता रहा, सरकार तक वो न पहुंच पावे, इस नाते उन्होंने वहां पे कीले गाड़ दी, जो कि पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया था। सिर्फ चुनाव को देखते बजट बनाया गया है। अभी आपने देखा कोरोना काल में 20,000 करोड़ का एक बजट दिया गया था। आज उस बजट का लाभ किन किन लोगों ने पाया? भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आरएसएस के इशारे पे काम कर रही है। आरएसएस के जो संस्थापक थे गोलवालकर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द बंच ऑफ थॉट। उस पुस्तक में लिखा गया है कि अगर आपको बहुत दिनों तक किसी देश या प्रदेश पे राज करना है तो ऐसी व्यवस्था बनाइए कि वहां की पूंजी चंद व्यक्तियों के हाथ में रहे जो सरकार के अधीन हो। यदि आम आदमी देश का अमीर हो जाएगा तो सरकार के कंट्रोल के बाहर का हो जाएगा। उसी पे ध्यान रखते हुए पूरा बजट बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी पे काम कर रही है। यह बजट कहीं से भी जनता के हित में नहीं है, केवल चुनाव को देखते हुए यह बजट बनाया गया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चुनाव के लिए है या लोक लुभावन बजट है, जितनी चीजें अब कही गई हैं, महत्वपूर्ण ये है कि अभी भी जितना कुछ कहा गया बजट में, जितने प्रावधान आपने रखे हैं वो पूरे भी तो हो जाएं। वो पूरा होना बहुत जरूरी है। जनता से जुड़ी हुई यदि कुछ पॉइंट्स भी यदि रखते हैं तो मैं बार बार हमेशा यही बात बोलती हूँ कि उनको पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अकमल जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी देखिए, हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जयंत साहब, इन्होंने एक बात कही कि सड़कें निश्चित तौर पे धमनियों की तरह हैं, लेकिन क्या इस देश में जो सड़कें बन रही हैं उन पर आप वसूली जिस तरह से कर रहे हैं, एक तो आप रोड पर चलने के लिए रोड टैक्स लेते हैं, फिर उस पर से टोल टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स पे भी जीएसटी लेते हैं और रोड टैक्स पर भी जीएसटी लेते हैं। एक वाहन खरीदिए उस पर 16 प्रकार के टैक्स दीजिए, तो टैक्स तो आप निश्चित तौर पे टैक्स के ही पैसे से देश चलता है, देश चल रहा है, वो आज से नहीं आजादी के बाद से चल रहा है। लेकिन इसी टैक्स के पैसे से हम अपने देश की सीमाओं को भी मजबूत करते आए हैं, हम अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करते आए हैं, हम अपने देश के शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करते आए हैं। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा के मुद्दे, मेरी बात सुन लीजिए पहले, देखिए भारतीय जनता व्यवस्था है क्या इस बजट में ऐसा टोल टैक्स कोई नई व्यवस्था है क्या? आप जो चीज कह रहे हैं, सवाल आपने खड़ा किया,
ये सवाल तो आप अपने आप से करिए, ये सवाल तो कांग्रेस से है। ये टोल टैक्स कोई नई व्यवस्था नहीं है। आपने तो जर्जर रोडें जो थी उनका टोल टैक्स वसूला। हम तो अच्छी सड़कें दे रहे हैं, हम उसमें बजट खर्च कर रहे हैं और उसके बाद में उस पर टोल टैक्स लग रहा है और तमाम जगहों पे टोल टैक्स को कम किया गया। ठीक है, चलिए अकमल जी, केसी जैन जी, कपिल जी, सुशील जी, देखिए क्योंकि समय की सीमा है, मुझे लगता है बजट पे हम और विस्तार में चर्चा करेंगे तो काफी समय चाहिए होगा, लेकिन समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बजट में यूपी, देखिए बार बार ये बात कही जा रही है और यही बात निकल के भी आई है कि किसानों के लिए जितनी चीजें कही गई हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए कही गई हैं इस बजट में। यदि ऐसा नहीं होता तो पहले ही सोच लिया गया होता जब वो एक आंदोलन कर रहे थे। बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन अभी भी जो कह रहे हैं वो करके दिखा देंगे, तब शायद माना जाएगा कि बहुत अच्छा है। बाकी जो निकल कर आया है कि डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, छोटी छोटी चीजें हैं जो जनता से जुड़ी होती हैं, वैसा उससे संबंधित इस बजट में कुछ नहीं दिखा। देखते हैं जनता को कैसा लगता है और इसका जनता को बजट कैसा लगा है, इसका निर्णय भी वो इलेक्शन में दे ही देगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।